ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल नॉलेज के लिए है, पर्सनल मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं। किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर खुद की दवाई शुरू या बंद ना करें। नमस्कार, मैं हूं अप्पू यादव, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। चलिए सुनाता हूं आपको एक दुख भरी दास्तां। नहीं, किसी का ब्रेकअप नहीं हुआ है। हमारे सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। हम फार्माकोलॉजी का पेपर दे के आ चुके थे, अब पैथोलॉजी के पेपर की तैयारी कर रहे थे। उसी समय नजमुद्दीन ने मुझे कुछ ऐसा कहा। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मेरा हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, सडनली बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। मुझे लगा फार्माकोलॉजी के पेपर के एक दिन पहले नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई होगी। मैंने कहा पैरासिटामोल खा ले, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये कहकर मैं परसों होने वाले पैथोलॉजी के पेपर के लिए पढ़ने चला गया। जब मैं सुबह 4 बजे उठा तो देखा नजमुद्दीन जग रहा है, और जब मैं उसके पास गया और उसे छूकर देखा तो उसका शरीर भट्टी की तरह गर्म था और वो ठंड के मारे थरथरा रहा था। मेरे हाथ पैर में, कमर में इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी हड्डियां ही तोड़ दी हो। वीकनेस इतनी थी कि बाथरूम जाने तक की मेरी हालत नहीं थी। और वैसी ही स्थिति में अप्पू मुझे एसएसजी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया, और वहां पर डॉक्टर ने मुझे आईवी पैरासिटामोल 1 ग्राम दी, जिससे मेरा बुखार कुछ कम हुआ और मेरा ब्लड सैंपल लिया गया। और शाम को मुझे पता चला कि मेरा NS1 एंटीजन पॉजिटिव आया है, यानी मुझे डेंगू है। भैया जी प्रणाम। कहते हैं कोई दर्द किसी और पर बीते तो वो दर्द कम लगता है, लेकिन वही दर्द खुद पर बीत जाए तो पहाड़ मालूम पड़ता है। आज उसी आप बीती की चर्चा डिटेल में करेंगे। सेहत की समझ के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए डिटेल में समझते हैं डेंगू को। और वैसे तो डेंगू का असली प्रोनाउंसिएशन या सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है, लेकिन आप और हम दोनों ही डेंगू शब्द से काफी फेमिलियर हैं, इसलिए इस पूरी वीडियो में हम डेंगू शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। डेंगू क्या होता है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरस के कारण होता है वो, और इस वायरस का नाम है डेंगू वायरस। जब ये वायरस शरीर के अंदर आ जाता है तो बहुत तेज बुखार, सर दर्द, हाथ पैर दर्द और हालात के अनुरूप और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं आकृति तिवारी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, आपको बताऊंगी कि डेंगू होता कैसे है। डेंगू एक वायरस है जो इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी और इन्फेक्टेड एडिस एल्बोपिक्टिस नामक मच्छर की प्रजाति के काटने से होता है। ये मच्छर दिन में काटते हैं, सुबह और शाम के टाइम, सनराइज, स्पेशली सनराइज के 2 घंटे बाद या तो सनसेट के पहले। ये मच्छर रात के टाइम एक्टिव नहीं होते। ये मच्छर जब भी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटते हैं तो उनमें वो वायरस चला जाता है। अब जब ये मच्छर एक नॉर्मल व्यक्ति को काटेगा तो उसमें वो वायरस का ट्रांसफर कर देगा। ये मच्छर को हम एक वेक्टर की तरह मान सकते हैं, जो कि डेंगू वायरस का ट्रांसफर कर रहा है एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से नॉर्मल व्यक्ति में। एडिस एजिप्टी एक नर्वस फीडर है। इसका मतलब क्या होता है कि उसे अपना एक टाइम का मील वो एक इंसान को काटने से पूरा नहीं होगा, उसे मल्टीपल लोगों को काटना पड़ेगा। ऑल्सो एडिस एजिप्टी आपको घरेलू स्थानों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए एडिस एजिप्टी एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट वेक्टर है। क्या मच्छर को देखकर उसकी पहचान की जा सकती है? बिल्कुल। एडिस एजिप्टी के बॉडी पर सफेद और काले रंग के स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम उसे टाइगर मस्कीटो का नाम भी देते हैं। आइए अब समझते हैं कि डेंगू में हमारे शरीर में क्या क्या होता है। जब डेंगू वायरस हमारे शरीर में आ जाता है तब ब्लड वेसल्स की लाइनिंग यानी एंडोथेलियम पर इफेक्ट करता है, जिससे ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती है, मतलब प्लाज्मा ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगता है। इसे हम प्लाज्मा लीकेज भी कहते हैं। दूसरा मैकेनिज्म, अगर किसी को एक बार डेंगू इन्फेक्शन हो चुका हो और दोबारा दूसरे सीरोटाइप से डेंगू इन्फेक्शन हो तो इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, ADE। ADE में पुराने एंटीबॉडीज वायरस को ज्यादा इजीली इन्फेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर किसी को पहले इन्फेक्शन हो चुका था और दोबारा दूसरे सेरोटाइप से इन्फेक्शन हो तो वो ज्यादा सीवियर होगा। इसे कहते हैं सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट गिरता है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है,
वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाती है और फ्लूइड बॉडीज के दूसरे पार्ट में लीक कर जाएगा, जैसे प्लूरा है, एब्डोमेन है। तो इन सब से सीवियर डेंगू में शॉक हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग या ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। और आइए बात करते हैं लक्षण की और इस बीमारी के स्टेजिंग की। तो ये बीमारी 3 स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है। सबसे पहला स्टेज डेंगू फीवर या फिब्राइल पीरियड। तो ये पीरियड शुरू होता है इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, यानी कि जब वायरस बॉडी में सेटल हो जाता है। तो टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन होता है, लेकिन कुछ सोर्सेज में 3 से 10 दिन भी मिला है। तो चलिए फटाफट कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं कि क्या क्या लक्षण इस स्टेज में हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, बहुत तेज बुखार आना, और इसीलिए इस बीमारी में होने वाले बुखार के पैटर्न को हम सैडलबैक फीवर या बाइफेजिक फीवर भी कहते हैं। दूसरा, आंखों के पीछे, जिसे हम मेडिकल भाषा में रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, वो होगा। तीसरा, मसल और जॉइंट में बहुत तेज पेन होना, इसीलिए इस फीवर के पैटर्न को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी कि किसी ने जैसे हड्डियां तोड़ दी हो। चौथा, भूख लगेगी नहीं, खाने का मन करेगा नहीं, उल्टी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। पांचवा, सीवियर हेडेक, खासकर इस रीजन में जिसे हम फ्रंटल रीजन कहते हैं। छठा, चेस्ट और आर्म्स पर छोटे छोटे लाल दाने देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में मैक्यूलोपेपुलर रैश कहते हैं। और सातवां, लिम्फ नोड्स थोड़े स्वेल हो सकते हैं, जिसे हम लिम्फेडिनोपैथी भी कहते हैं। स्टेज 2 है क्रिटिकल फेज। अब जैसे जैसे बुखार कम होने लगता है, यानी जनरली 3 से 7 दिन के बाद हमें ये देखने को मिलेगा, तो इसमें ब्लड वेसल्स में लीकेज देखने को मिल सकता है, जिसे हम प्लाज्मा लीकेज भी कहते हैं। इसी के साथ में हेमाटोक्रिट बढ़ा हुआ दिखेगा, प्लेटलेट काउंट गिरा हुआ दिखेगा, और काफी सारी अंदरूनी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती है। अगर टाइमली नहीं संभाला गया तो सीवियर डेंगू भी हो सकता है। सीवियर डेंगू के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं। सबसे पहला, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो इसमें सबसे पहला बहुत हाई ग्रेड, बहुत तेज बुखार होगा। नंबर 2, प्लेटलेट काउंट 1 लाख पर मिलीमीटर क्यूब से भी कम हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तीसरा, लिवर का साइज बड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटोमेगाली। चौथा, हेमाटोक्रिट 20% से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और इसका कारण क्या है, प्लाज्मा लीकेज। पांचवा, हेमरेज होने का सबूत आप कैसे देख सकते हैं, पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट, यानी कि हाथ में एक स्मॉल एरिया में मोर देन 20 रेड स्पॉट्स, जिसे हम पेटेची कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। स्किन, नाक और मुंह से ब्लड भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। दूसरा फॉर्म होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये डेंगू का सबसे डेंजरस स्टेज है। यहां पर डेंगू हेमोरेजिक फीवर के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस शॉक के भी सिम्टम्स ऐड ऑन हो जाते हैं। सबसे पहला, पल्स तेज हो जाएगी लेकिन कमजोर होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैपिड बट वीक पल्स। लो बीपी या हाइपोटेंशन, पल्स प्रेशर काफी नैरो हो जाता है, यानी कि लेस देन 20 mmHg। तीसरा, ठंड लगती है पर पसीना आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड क्लैमी स्किन। चौथा, रेस्टलेसनेस या बेचैनी रहती है। अगर टाइमली इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो लीकेज रुकने के बाद धीरे धीरे रिकवरी हमें देखने को मिलेगी पेशेंट में, और जो फ्लूइड है वो वापस इंट्रावास्कुलर स्पेस में जाने लगेगा। पेशेंट वीक लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवरी होती रहेगी और पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। आइए तो अब समझते हैं कि आखिर डेंगू को कैसे करें डायग्नोज। सबसे पहला स्टेप है कि डेंगू के डायग्नोसिस के बारे में सोचना कब है। तो अगर किसी बंदे को बहुत तेज बुखार हो रहा है, लेकिन साथ में कुछ और सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ फ्रंटल रीजन में काफी सारा दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, रैशेज होना, वॉमिटिंग होना, इस और मसल और जॉइंट पेन में बहुत तेज दर्द होना, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो हम उस पेशेंट में क्या करेंगे, डेंगू सस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक और चीज कि या तो वो एक ऐसे एरिया से जाकर आ रहा है जहां पर डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा है, या तो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर डेंगू के केसेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जिसे हम एंडेमिक एरिया बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट में सस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा केस ले लीजिए, हम उस टाइम जब मुझे डेंगू हुआ तो हम हॉस्टल में रह रहे थे, बारिश का टाइम था, तो ऑब्वियसली बारिश के टाइम में मॉस्किटो की ब्रीडिंग ज्यादा होती है,
और उस टाइम हॉस्टल में डेंगू के ऑलरेडी बहुत सारे केसेस आ रहे थे, तो ऐसे में डेंगू सस्पेक्ट करना एक राइट डिसीजन होगा। दूसरा स्टेप है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछे कुछ सवाल, जैसे कि बुखार कब से है और कितना तेज है, क्या पूरा दिन भर रहता है। दूसरा सवाल, क्या मुझे कहीं पर रैश हो रहे हैं फेस या हाथ पर। तीसरा, मसल और जॉइंट पेन हो रहा है और कितना सीवियर कहां कहां पर हो रहा है। चौथा, क्या वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है। पांचवा, कहीं पर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ट्रैवल हिस्ट्री, कि कहीं मैं किसी ऐसे एरिया में तो नहीं गया जहां पर डेंगू हो रहा है। और सातवां, क्या हॉस्टल में किसी और को डेंगू हुआ है। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन में उन्होंने मेरे वाइटल्स लिए और साथ में किया टॉर्निकेट टेस्ट। तो वाइटल्स में सबसे पहले लिया पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट। तो हम डायग्नोसिस बेसिकली दो पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहला अर्ली फेज, लेट फेज। तो अर्ली फेज में हम एंटीजन या न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन करते हैं और लेट फेज में हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड या एंटीजन बेस्ड डिटेक्शन टेस्ट। तो बुखार के शुरुआती दिनों में जब वायरस ब्लड में होता है तो उसके एंटीजन या न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करना इजी होता है और एक्यूरेट भी होता है। तो सबसे पहले हम इसी कैटेगरी में 3 टेस्ट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 NS1 एंटीजन टेस्ट, दूसरा RT-PCR, तीसरा सेल कल्चर या वायरस आइसोलेशन। सबसे पहला NS1 एंटीजन टेस्ट। तो यहां पर हम वायरल प्रोटीन, जिसे हम नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 कहते हैं, उसे हम डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट 5 डेज में ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। दूसरा है RT-PCR। तो RT-PCR में हम वायरस के RNA को डिटेक्ट करते हैं, पर क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए हम इसे रूटीनली सजेस्ट नहीं करते हैं। तीसरा है वायरस आइसोलेशन या सेल कल्चर। तो ये भी हम रूटीनली सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लैब में होती है, तो इसलिए हर जगह नहीं हो सकती। अब दूसरे टाइप के टेस्ट है सीरोलॉजी या फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन, जो कि हम लेट फेज में करते हैं। तो जब वायरस का लोड गिरने लगता है तो हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लगती है, जिसके कारण एंटीबॉडीज बनती है। तो हम उन्हीं एंटीबॉडीज को इन टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ये फेज यूजुअली बुखार के 3-4 दिन बाद देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले है IgM एंटीबॉडी। तो IgM रीसेंट इन्फेक्शन का एक मार्कर है। अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 दिन के बाद ये हमें डिटेक्ट होती है। दूसरा है IgG एंटीबॉडीज। तो IgG एंटीबॉडी हमें पास्ट इन्फेक्शन या सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन के बारे में बताती हैं। तो सिर्फ IgG का पॉजिटिव होना एक्यूट डेंगू डायग्नोसिस के लिए काफी नहीं है, क्योंकि क्रॉस रिएक्टिविटी का रिस्क है। और क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है, हम वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। तीसरे टाइप के टेस्ट हैं बेसिक सपोर्टिव लैब टेस्ट। जैसे कि डॉक्टर्स सिर्फ जो डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट हैं उन्हीं को रिकमेंड नहीं करते, बल्कि उनके अलावा कुछ और टेस्ट को भी रिकमेंड करते हैं, जिससे हमें डेंगू की सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एक अंदाजा लगता है। सबसे पहला मोस्ट कॉमन कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, जिससे हमें WBC और प्लेटलेट कम होने का अंदाजा लगता है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया कहते हैं। दूसरा लिवर फंक्शन टेस्ट। तो AST और ALT अल्टर हो सकते हैं। तीसरा, अगर प्लाज्मा लीकेज हो रहा है तो हिमेटोक्रिट बढ़ा हुआ दिखेगा। और फाइनली अदर्स, जैसे कि कोएगुलेशन प्रोफाइल, LFT, KFT, फ्लूइड बैलेंस, जैसे जैसी कंडीशन हो उसके हिसाब से। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं पड़ता है कि आप सारे ही टेस्ट रिकमेंड कर दें। जैसी कंडीशन हो उसी के अनुकूल टेस्ट रिकमेंड करने होते हैं। चलिए बात करते हैं अब डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम बस सिम्टम्स को मैनेज करते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे हमारी बॉडी वायरस से लड़ सके और हमें उस डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सके। सबसे पहले फीवर और पेन को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल के 500 मिलीग्राम 6 आवर्ली डोजेस देते हैं एडल्ट्स में, और चिल्ड्रन में 10 to 15 मिलीग्राम के डोजेस देते हैं। दूसरा, डेंगू में फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाता है, इसके लिए हमें फ्लूइड को मैनेज करना होता है। तो फ्लूइड को मैनेज करने के लिए हम WHO रिकमेंडेड ORS देते हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर। कोकोनट वाटर, जिससे एक्स्ट्रा हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। फ्रूट जूसेस हमें पीने चाहिए, स्पेशली पपाया लीफ जूसेस, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है। डिहाइड्रेशन के कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि यूरिन आउटपुट कम हो जाना, लिप्स का ड्राई हो जाना, मुंह सूखा सूखा लगना, डार्क कलर की यूरिन आना और चक्कर आना। हॉस्पिटल सेटअप में डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए IV फ्लूइड दिया जाता है,
जिसे आम भाषा में हम बोतल चढ़ाना भी कहते हैं। उसके अंदर क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स जैसे कि रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल स्लाइन होता है। ये फ्लूइड केयरफुली कैलकुलेटेड रेट से दिया जाता है। और मेडिकोस, ध्यान रखिए, फ्लूइड ओवरलोड के कारण कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इसलिए केयरफुली फ्लूइड देना चाहिए। फिर कंप्लीट बॉडी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे आपकी बॉडी वायरस से अच्छे से लड़ पाए। और डाइट में वही लाइट खाना खाइए जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो, और प्रोटीन्स लीजिए जैसे कि दाल, एग्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप भी ले सकते हैं। और फ्रूट्स खाइए जैसे कि कीवी, पपाया और ड्रैगन फ्रूट इत्यादि। इसके बाद मॉनिटरिंग, कुछ चीजों का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले कि यूरिन आउटपुट सही है कि नहीं। दूसरा, टेम्परेचर आप दिन में 4 से 5 बार मेजर करते रहिए। अगर हो सके तो डेली आप प्लेटलेट काउंट कराइए, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा खून बह रहा है, उल्टियां हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। और वाइटल्स को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड प्रेशर नापते रहे, हार्ट रेट, और साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट जरूर नापना चाहिए। और आखिर में मेडिकोस, आप ध्यान रखिए, कभी भी प्लेटलेट हल्का सा कम हो तब प्रोफाइलेक्टिकली आपको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो इससे फ्लूइड ओवरलोड का रिस्क है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए, यानी कि प्रिवेंशन। इसका सबसे पहला लेवल है मॉस्किटो ब्रीडिंग कंट्रोल, कम्युनिटी लेवल पे। आइए हम सबसे पहले एडिस मच्छर की लाइफ साइकिल समझते हैं। इसको हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहला, एग स्टेज। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ठहरे हुए पानी में अंडे देती है। सेकेंड, लार्वे। वो एग्स 2 से 3 दिन में लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्यूपे, वही लार्वा प्यूपे में कन्वर्ट होगा। फोर्थ, एडल्ट स्टेज। वो ही प्यूपे 2 से 3 दिन में एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल को 8 से 10 दिन लगते हैं। तो हमें इन ब्रीडिंग साइट्स को कंट्रोल में लाना है। एडिस मच्छर साफ और रुके हुए पानी में ब्रीड करते हैं। कॉमन ब्रीडिंग साइट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कूलर, ये नंबर 1 ब्रीडिंग साइट है। तो इसके लिए हमें हर हफ्ते कूलर को खाली और ड्राई करना चाहिए। फिर टायर्स, बारिश के मौसम में उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है। फिर प्लास्टिक के कंटेनर जैसे ड्रम, जिसको हम अगर कवर करके ना रखें तो, या तो ब्लॉक्ड गटर में पानी। तो हमें करना क्या है, हर वाटर स्टोरेज कंटेनर को साफ और स्क्रब करना है, क्योंकि ये कंटेनर के जो वॉल होते हैं वहां पे अंडे जमा हो जाते हैं। फिर सारे वाटर कंटेनर्स को हमें ढक कर रखना है। गटर साफ रहे ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और जो कूलर होता है ड्राई सीजन में, हमें ये इंश्योर करना है कि वो कूलर ड्राई रहे। कम्युनिटी लेवल पे हम लार्विसाइड का यूज करते हैं, जो टेमीफॉस या तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस स्टाइलिएंसिस का यूज करते हैं, जो वाटर बॉडीज में लार्वा को मारते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉगिंग, जहां हम एडल्ट्स को मारते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। द एक्चुअल सोल्यूशन इज ऑलवेज कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग साइट। अब लेवल 2 की बात करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन। सबसे पहले प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। आप सुबह और शाम के टाइम पर इंश्योर करिए कि आप फुल स्लीव्स टी शर्ट पहनिए, फुल लेंथ पैंट्स या पैजामा पहनिए। ऑल्सो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े मॉस्किटोज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है मॉस्किटो रिपेलेंट्स। इसमें आप डीट रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं, 20 से 30% कॉन्सेंट्रेशन का होता है। फिर एक पिकार्डिन बेस्ड रिपेलेंट्स भी यूज कर सकते हैं। फिर नेचुरल रिपेलेंट्स होते हैं जैसे लेमन ग्रास ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, जिसको हम नीलगिरी के तेल के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि आप घर पर कौन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आप घर को क्लीन एंड ड्राई रखिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, लिक्विड वेपराइजर्स का यूज करिए, लेकिन इंश्योर करिए कि आपका घर प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो। और आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि आपके घर में कहीं भी पानी जमा नहीं हो रहा हो, या तो पानी के सोर्सेस खुले ना हो। तो फाइनली मैं आशा करता हूं कि आपको डेंगू बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझ आया होगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं मेडिकल कॉलेज बड़ौदा के प्रोफेसर्स और रेसिडेंट्स का, जिन्होंने पूरी शिद्दत से मुझे हील करने का प्रयास किया और मुझे सपोर्ट किया। और उसी की वजह से मैं थैंकफुल हूं कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए और मैं 2 हफ्तों में रिकवर हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी डेंगू की स्टोरी। और इससे हम डेफिनेटली एक बात सीख सकते हैं कि डेंगू एक प्रिवेंटेबल डिसीज है। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और कुछ गलतियां, जैसे कि पानी कहीं पे भरा हुआ रख दिया है, अगर ऐसी बेसिक चीजें हम ना करें तो हम इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। तो हमारी मेडिकल फील्ड में कहावत है, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर।
तो उस टाइम, उस उतने क्रिटिकल टाइम में मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे प्रोफेसर्स का साथ था, जिसके कारण मैं ठीक हो पाया और आपके सामने आज खड़ा हूं और अपनी स्टोरी सुना रहा हूं। तो इसलिए अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, और हल्की छोटी मोटी चीजों से या छोटा मोटा ध्यान रखने से हम इतनी बड़ी बीमारी जो कि इतना पैसा ले लेती है, इतना टाइम ले लेती है, पूरी बॉडी ही ऑलमोस्ट बर्बाद कर देती है, उससे हम बच सकते हैं। याद रखें, योर फैमिली नीड्स यू हेल्दी, नॉट जस्ट अलाइव। उम्मीद है आपको सफर पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिकर उड़ रही है माँ। डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना।